नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, आदाब। मैं हूं यूसुफ अली। आप देख रहे हैं सैफ न्यूज लाइव। आइए नजर डालते हैं आज की खास खबर पर। दोस्तों, आज दोपहर में मैंने एक वीडियो लगाया है, कुछ घंटों पहले आपने देखा है। एक ज्वेलर जो अपने आप को बिल्डर बताता था, राज रियलिटी नाम से उसका धंधा चलाता था, वो फिलहाल सलाखों के पीछे है और उसके ऊपर एफआईआर हुई। 15 मार्च को उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई मानिकपुर पुलिस स्टेशन में। उसके बाद वो भी हाल ही में गिरफ्तार किया गया। 4 दिन की उसको पीसी लगी थी, आज वापस कोर्ट में हाजिर किया गया, फिर उसको 3 दिन की पुलिस कस्टडी लगी है। तो ये सभी चीजें हमने आगे के वीडियो में आपको दिखाई है, आपने देखा है, और नहीं देखा है तो वो वीडियो आप आगे चैनल में देख सकते हैं। ये वीडियो जब मैंने बनाया आज दोपहर का, तो उसके बाद में मुझे और भी लोगों ने कांटेक्ट किया। तो एक और जो उसका ठगा हुआ व्यक्ति है, उसका मुझे फोन आया, उसने अपने डॉक्यूमेंट मुझे भेजे, उस आधार पर मैं ये वीडियो बना रहा हूं। उस व्यक्ति का नाम विनोद पवार है, जिसने जो इसका ये ठग का सताया हुआ ठगा हुआ व्यक्ति है। तो विनोद पवार नाम के शख्स ने भी अपनी कंप्लेन मानिकपुर पुलिस स्टेशन में ऑलरेडी दी हुई है। अब विनोद पवार के पास से मुझे कुछ ऐसी चीज जो मुझे उन्होंने भेजा है, उसमें आप देख सकते हैं किस तरह से ये लोग, खासकर ये दीपक सिंह, हम इसकी बात कर रहे हैं, और इसके जैसे कई लोग एक प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट करते हैं और एडवर्टाइजमेंट करके एक चाल के तहत लोगों को फंसाते हैं। तो इनका एडवर्टाइजमेंट आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, हैंडबिल है, उसमें राज रियलिटी का नाम है। ये एक हैंडबिल है, इसमें राज रियलिटी के नाम के साथ में चाल की विशेषताएं क्या है वो लिखा हुआ है। उसमें 7/12 टाइटल क्लियर, मालकी जगह पहला ये है, दूसरा रजिस्ट्रेशन, घर पट्टी, लाइट बिल, पानी मीटर ये है, तीसरा 24 घंटे बिजली और पानी उपलब्ध, चौथा पीने योग्य पानी की सुविधा, पांचवा हर चाल में कैमरा सुविधानुसार, छठा लेटरिन बाथरूम घर के अंदर, सातवां 2 चालियों के बीच 6 फुट तक की गली, सातवां फुल टाइल्स लगी हुई, आठवां 500 लीटर पानी की टंकी, 9वां किचन प्लेटफॉर्म ग्रीन मार्बल से सजा हुआ, 10वां उच्च कोटि का इलेक्ट्रिक वायरिंग, 11वां 30 फीट का रोड से सटा हुआ 4 इंग्लिश स्कूल, मार्केट, कॉलेज, मंदिर, मस्जिद प्लॉट उस पे उपलब्ध है, और 5वां प्रोजेक्ट मेट्रो स्टेशन मात्र 1 किलोमीटर दूरी पे। इसमें हैंडबिल में इनका मोबाइल नंबर भी है नीचे, और इस तरह से एक दूसरा हैंडबिल और हैंडबिल में राज रियलिटी बस हो गया किराए का घर, आओ चले बनाए अपना घर, मात्र 1 लाख रुपए में पोजेशन, 1 RK 150 स्क्वायर फीट 1.5 लाख रुपया, 1 RK 200 स्क्वायर फीट 2 लाख रुपया, 1 BHK 300 स्क्वायर फीट 3 लाख रुपया, 2 BHK 400 स्क्वायर फीट 4 लाख रुपया, ऐसा लिखा हुआ है। नीचे उनके नक्शे बनाए गए हैं। फिर नीचे लिखा मात्र 50 कस्टमर के लिए भारी डिस्काउंट, 500 रुपए का महा प्रोजेक्ट ऑफर मात्र 31 जनवरी तक है, 200 स्क्वायर फीट गाला मेन रोड पर मात्र 4,50,000 गाले का भी एडवर्टाइजमेंट है। और फिर नीचे लिखा है पेमेंट भरने की सुविधा 5 साल तक बिना ब्याज के 0%। तो ये लोग लुभावने इनके एडवर्टाइजमेंट है। ये एडवर्टाइजमेंट ये मुंबई में हैंडबिल बांट कर करते हैं, जैसा आगे की वीडियो में बताया, लोकल ट्रेन में स्टिकर लगा के करते हैं, लोगों के व्हाट्सएप पर और लोगों का डेटा निकालकर वैसा करते हैं। अब ये जो दूसरा फरियादी जो है जिसने मुझसे कांटेक्ट किया, इसका नाम है, मैंने आपको आगे बताया, विनोद पवार नाम है, और इन्होंने इसको 1 लाख रुपया दिया था। इनका 1 लाख रुपया लेना बाकी था। अब विनोद पवार का भी ट्रांजैक्शन 2022 से चालू था, और ये जो आरोपी है, बंदा जो है, जो चीटर है, ये सालों से यही काम करता आ रहा है। इसके ऊपर पहले भी कई बार शिकायत इसके खिलाफ जा चुकी है। अब सवाल यह है कि अगर पहले शिकायतें गई थी तो पुलिस ने क्या किया। हम जब बात कर रहे हैं तो पिछली शिकायतों की, तो एक आपके स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, एक जवाब मैंने अभी आपकी स्क्रीन पर अपलोड किया। ये जवाब आपको पढ़ के सुनाता हूं मैं। ये जवाब है 18/3/2023 का, जिसमें संगीता नाम की एक महिला है, 34 वर्षीय, और वो ये जवाब लिख रही है। उसमें ये बोल रही है कि इनसे हमने रूम लिया था, मकान लिया था, और उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। बाद में पुलिस स्टेशन में बुलाया गया तो इसने चेक दिया, दो चेक दिए, दोनों ही चेक क्लियर नहीं हुए, और उसके बाद में इसने फिर से वापस
रूम देने की वादा किया, लेकिन हमें रूम नहीं चाहिए, पैसा चाहिए, ऐसा जवाब है। और वो मणिपुर पुलिस स्टेशन में ही ये 2023 में किया गया था। अब सवाल यह है कि जब 2023 में इस शख्स के खिलाफ शिकायत आई तो गंभीरता से क्यों उस पर कार्रवाई नहीं की गई। साथ ही साथ जिस विनोद पवार की मैं बात कर रहा हूं, उनकी कंप्लेन आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। उनकी कंप्लेन जनवरी महीने की है, उनको भी इसने बकायदा एमओयू बना के दिया है, वो एमओयू भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और इन्होंने पुलिस स्टेशन में कंप्लेन की थी जनवरी में 12/1/2024 में। हालांकि इनका भी यह मामला 2 सालों से चल रहा था, लेकिन आखिरकार 12/1/2024 में इन्होंने कंप्लेन की। एफआईआर हुई 15 मार्च को, यानी कि उसके करीब करीब 2 महीने पहले ही ये कंप्लेन कर चुके थे। तब क्यों एफआईआर दर्ज नहीं की गई? फ्रॉड की 420 की एफआईआर तो तब भी करनी चाहिए थी, यह भी एक सवाल है। बाद में एफआईआर होने के बाद में इनको बुलाया गया और बुलाकर इनका जवाब लिया गया। वो जवाब भी आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हो। वो जवाब है 19/4/2024 का, यानी कि वो एफआईआर के बाद का है। साथ ही साथ जिनका हमने सुबह इंटरव्यू लिया था उनका अब तक जवाब नहीं लिया गया है, जबकि उनकी भी कंप्लेन ऑलरेडी फरवरी महीने में की जा चुकी है। और जो मैंने अभी एक जवाब बताया पिछले साल का 2023 का, तो यानी इससे प्रभावित कई लोग हैं और इसकी शिकायतें पहले भी गई, लेकिन शिकायतों पर गंभीरता से प्रशासन ने कोई कार्रवाई नहीं की। अभी ऐसा मालूम पड़ रहा है। फिलहाल इसको जरूर अरेस्ट किया है और इसके खिलाफ कार्रवाई जारी है, लेकिन अगर पहले ही कार्रवाई की होती तो शायद और लोग इसके चुंगल में नहीं फंसते। साथ ही साथ जैसा कि सुबह के वीडियो में, दोपहर के वीडियो में जो फरियादी उन्होंने कहा कि यह बाकायदा एक षड्यंत्र रचते हैं, लोगों को बुलाते हैं, उनको बुलाकर बाकायदा गाड़ी में साइट विजिट कराते हैं, ऐसा सब कुछ षड्यंत्र होता है। तो हमने विनोद पवार से भी जब मेरी बात हुई उनसे फोन पर, तो मैंने उनको तो इस बारे में भी पूछा क्या तुम्हारे साथ भी इस तरह से उन्होंने किया, तो उसने भी यही कबूली किया कि हाँ, वो हमारे साथ भी उन्होंने इसी तरह से षड्यंत्र रचा, हमें ले जाकर जगह दिखाई। अब सबसे बड़ा सवाल है कि चाली की परमिशन होती नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं प्रशासन का पूरा दुर्लक्ष्य है। प्रशासन जो है ये चाहे तो इस तरह के फ्रॉड रोक सकता है, लेकिन प्रशासन इस तरह के फ्रॉड रोकने में अब तक प्रशासन ने बहुत कुछ अच्छा किया नहीं है। अब इसकी एफआईआर हो चुकी है, अब इसके खिलाफ मामला जारी है। और अब ये मामला जब क्लब होगा और भी कई लोग आएंगे, जैसा हमने दोपहर की वीडियो में भी कहा कि 60 से 70 लाख तक अभी पहुंच चुका है, ऐसा हमें हमारे सूत्रों से मालूम पड़ा है। और फिलहाल हमने कोशिश की थी मणिपुर पुलिस स्टेशन के वरिष्ठ अधिकारी से बात करने की, लेकिन बात नहीं हो पाई है। और मणिपुर पुलिस स्टेशन इस मामले में शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस ले सकता है आगे जाकर, लेकिन वो तब की बात तब रहेगी। फिलहाल यही सवाल है कि आगे इसके पहले जब शिकायतें आई तो उस पर क्यों समय रहते उन शिकायतों पर उचित कार्रवाई नहीं हुई, ये सवाल है। साथ ही साथ एक अहम चीज है, जो हमारी कानून के जानकार से बात हुई तो उन्होंने एक सवाल ये उठाया है कि ये जो मामला है साधारण 420 का नहीं है, इस मामले में एक विशेष एक्ट एमपीआईडी एक्ट जरूर लगना चाहिए, ताकि आरोपी है उसको जल्दी बेल नहीं मिले और उस आरोपी से रिकवरी के चांसेस बढ़ जाए। एमपीआईडी एक कायदा है जो महाराष्ट्र के अंतर्गत वित्तीय लेनदेन को लेकर बनाया गया है। इस कायदे अंतर्गत जब कोई आपसे कोई वादा करता है, उसके बदले में पैसा लेता है, वादा ऐसा कि आप मान लिया ऐसा वादा कि 1 लाख रुपए दीजिए हम आपको घर देंगे, ये एक वादा हो गया। आप 1 लाख रुपए दीजिए हम आपको महीने का 5,000 ब्याज देंगे, ये एक वादा हो गया। मतलब वो वादे अलग अलग तरह से हो सकते हैं। तो इस तरह से वादा करके, एक मुद्दत के लिए वादा करके अगर कोई किसी से व्यवहार करता है, आर्थिक व्यवहार, तो वहां एमपीआईडी कायदा लगता है। और एमपीआईडी कायदे में प्रोविजन थोड़ा है, वहां पर आरोपी को जल्दी बेल नहीं होती और आरोपी से रिकवरी के चांस होते हैं। तो इस मामले में भी पुलिस को एमपीआईडी कायदे का उसमें समावेश किया जाना चाहिए था, ऐसा हमें कानून के जानकार हमारे करीबी ने बताया। तो कहीं ना कहीं अब इस मामले पर यह देखा जाएगा, तब देखा यही जाएगा कि आगे आने वाले समय में इस आरोपी दीपक सिंह के खिलाफ कितना पुख्ता मामला बनाया जाएगा, ताकि इससे प्रभावित लोग जो है, जिनका आर्थिक नुकसान हुआ, किसी का इसने 7 लाख रुपए लिया है, किसी का 1 लाख रुपए लिया है, किसी का क्या लिया है, तो उन लोगों को न्याय मिल सके।
ये एक बड़ा सवाल है और प्रशासन को कहीं ना कहीं अब जाकर जब इसके खिलाफ मामला हुआ ही है तब सख्ती से पेश आकर इसके खिलाफ मजबूत से मजबूत चार्जशीट फाइल करनी चाहिए। साथ ही साथ जैसा हमने अभी जिक्र किया, इस मामले में एमपीआईडी कायदे का भी समावेश होना चाहिए ताकि आरोपी के बच निकलने के चांस नहीं रहे। और एक आखिरी बात, इस आरोपी के साथ इस पूरे षड्यंत्र में और भी लोग शामिल थे, जैसे इसके स्टाफ, इसका ऑफिस स्टाफ था या और को भी, उनको भी ये सब चीजें मालूम थी कि हमारा जो बॉस है जो हमको पगार दे रहा है वो इस तरह से लोगों के साथ चीटिंग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं वो भी उसमें पूरी तरह से शामिल थे। तो उन लोगों को क्यों आरोपी नहीं बनाया गया, ये भी एक सवाल है। तो कहीं ना कहीं ये मामला फिलहाल काफी बढ़ने वाला है। आगे जाकर देखते हैं इस मामला कहां जाकर रुकता है। आज के लिए अभी के लिए इतना ही। वीडियो को शेयर जरूर कीजिए क्योंकि ये जानकारी है और भी लोग सामने आएंगे कहीं प्रभावित है जिनके पास ये वीडियो पहुंचना काफी जरूरी है। वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन बटन दबाकर हमें आर्थिक रूप से मदद कीजिए। नमस्कार।